हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे अक्सर देखा गया है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में जनसंख्या नगरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस का दे रहे हैं तो जनसंख्या नगरीकरण के वहाँ देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देना आपको है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस को हो या अन्य वनडे एग्जाम, तो उसके लिए जनसंख्या नगरीकरण जरूर पढ़ के जाना। और जनसंख्या नगरीकरण में उत्तर प्रदेश भी पढ़ना अगर स्टेट का एग्जाम है। अब जैसे बिहार का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का वहाँ कल्चर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वहाँ की जनगणना पढ़नी पड़ेगी। उत्तराखंड का दे रहे हैं तो उत्तराखंड की जनगणना पढ़नी पड़ेगी। अगर एमपी दे रहे तो एमपी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हर जगह भारत की जनगणना अवश्य पढ़ना है, क्योंकि भारत की जनगणना हर स्टेट में पूछी जाती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या नगरीकरण, उसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में जनगणना की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि वास्तव में जनगणना, अगर जनगणना की बात करते हैं, जनगणना अगर वास्तव में ये शब्द जनगणना है, ये सबसे पहले किस में उल्लेख हुआ है? तो याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें सबसे पहले उल्लेख इसका मिलता है प्राचीन काल में। अब देखो, प्राचीन काल में तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। अब इसके बाद अगर मध्यकाल की हम बात करते हैं, मध्यकाल की हम बात करते हैं तो अबुल फजल की एक किताब थी, अबुल फजल की, ध्यान देना, अबुल फजल, इसकी किताब एक थी आईने ए अकबरी। कौन थी? आईने ए अकबरी। आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें उल्लेख मिलता है? तो आईने ए अकबरी। याद रखना, ये आईने जो ए अकबरी थी इसमें उसने उल्लेख किया है, आईने अकबरी। तो ये दो में, तो देखो ये तो हो गई प्राचीन काल की बात हो गई। अब मध्यकाल की बात आईने अकबरी में मिल रही है ना। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। अगर आधुनिक काल की हम बात करते हैं कि आधुनिक काल में जनगणना की शुरुआत, आधुनिक काल में भारत की जनगणना जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना कि लॉर्ड मेयो। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना की शुरुआत की थी। यानी कि भारत में अगर जनगणना की बात करते हैं तो 1872 में लॉर्ड मेयो जो था उसने सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर ये भी पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी, तो याद रखना स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो स्वीडन के बाद अगर यही चीज है कि 10 की जनगणना, 10 की जनगणना की बात करते हैं कि सबसे पहले किसने अगर चालू की है तो यही संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था इसने सबसे पहले 10 की जनगणना की शुरुआत की। अब फिर आइए अपने इधर, तो लॉर्ड, भारत की बात ज्यादा पूछी जाएगी तो भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो था, ये गवर्नर था। इसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि भारत में, यानी कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की है?
तो देखो नियमित की बात कर रहा है, यहाँ क्या चीज है, नियमित, और क्या है, दशकी, ये शब्द याद रखना, दशकी। दशकी जनगणना की अगर शुरुआत की बात हम करेंगे तो किसने की थी, लॉर्ड रिपन। किसने की थी, लॉर्ड रिपन। एक चीज याद रखना, जो लॉर्ड रिपन था, अगर भारत में जितने गवर्नर हुए उसमें अगर सबसे उदारवादी गवर्नर की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के याद रखना। लॉर्ड रिपन एक ऐसा गवर्नर था जो जात से तो अंग्रेज था, लेकिन कार्य शैली से वो लगता था कि जैसे भारतीय हो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है कि वास्तव में लॉर्ड रिपन भारत की दुर्दशा पर उसका मन रोता था, कहता था कि वास्तव में भारत के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे उसने एक ये बिल लाया था, इलवर्ड बिल, तो उसी के समय आया, तो उसने कहा था कि जब एक अंग्रेज गवर्नर भारतीयों को सजा दे सकता है तो यही पावर भारतीयों को भी मिलना चाहिए कि एक भारतीय भी अंग्रेजों को सजा दे सकता है। तब उसको ये सोचा गया, ब्रिटेन में वहाँ से फतवा जारी करके और इनको वहाँ वापस बुला लिया जाता है। तो वास्तव में भारत का सबसे उदारवादी गवर्नर यही था, और इसी के समय कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिट्टन ने बनाया था, इसने समाप्त कर दिया था। तो ये चीज याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग जनगणना से स्टार्ट किए हैं और जनगणना मुझे 2-3 दिन में बिल्कुल रटा देनी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, जनगणना के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अब जैसे यहाँ बात करते हैं कि 1901, ध्यान देना 1901, अगर 1901 में बात करते हैं कि 1901 में जनगणना कितनी थी भारत की, तो याद रखना 23.20 CR, इतने करोड़ थी, 23 करोड़ 20 लाख थी। अगर यही बात हम करते हैं कि 1911 में भारत की जनगणना कितनी थी, तो 1911 में तो यानी कि 25 पॉइंट कितनी थी, 20 CR थी। अगर यही बात हम करते हैं कि 1921 में भारत की जनगणना कितनी थी, तो याद रखना ये पूछा भी जाता है, 1921 में 25.13 थी, यानी कि घट गई थी। फिर इसके बाद 1900, अब 1900 नहीं, ये 2001 याद रखना, क्या याद रखना, 2001। तो 2001 की बात अगर हम करते हैं कि 2001 में भारत की जनगणना कितनी थी, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 102.81 CR, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन कि 2011 में, यानी कि 2011 में जनगणना कितनी हो गई, तो 121.08 करोड़ हो गई थी, ठीक है, इतनी हो गई। अब यहां पर एक चीज और याद रखना कि यहां पर 10 की याद रखना, एक चीज और पूछी जाती है 10 की, और एक पूछी जाती है वार्षिक, दोनों चीजें याद रखना। अगर ये पूछा जाए तब क्या लगाएंगे, अगर 10 की बात करता है कि 2001 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही, तो 21.54% रही थी, और वार्षिक कितनी है, 1.97% रही थी। अब यही चीज अगर पूछते हैं कि 2011 में कितनी रही है, तो 17.7 रही है, 17.7% रही है, और यहां पर कितनी रही है, 1.64% रही, 1.64% रही थी, ठीक है। तो ये याद रखना 1.64% रही है, ठीक है ये चीज। अब एक चीज देखो, एक तो ये पूछा जाता है कि भारत की ये कौन सी जनगणना है। अगर देखा जाए 1872 से अगर हम जोड़ेंगे, 1872 से, तो 1872 से अगर जोड़ेंगे तो ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 15वीं थी। अगर स्वतंत्र भारत शब्द दिया हो कि स्वतंत्र भारत की अगर पूछते तो कौन सी होगी, तो 7वीं थी। तब कौन सी होगी, तो 7वीं होगी। तो मित्रों ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज और याद रखना कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो इस समय कितनी है, इतनी, लेकिन अब जनगणना जब होगी
तो भारत ने अभी हाल में किसको पीछे कर दिया है? याद रखना कि भारत ने चीन को अब पीछे कर दिया है। यानी कि नंबर 1 पे कौन आता है? तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? तो नंबर 1 पर देखना कि भारत आ गया, और नंबर 2 पे कौन आ गया? चीन आ गया, और नंबर 3 पे कौन आया? संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ठीक है। और नंबर 4 पे इंडोनेशिया आता है, ठीक है। तो ये चीजें 4 कम से कम याद रखना। अब भारत का पहला स्थान हो गया पॉपुलेशन में, ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन ये अभी हाल में अभी हुआ आगे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन और ये बन रहा है कि जैसे ये पूछा जाता है कि जो भारत की पॉपुलेशन है, यानी कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 1.121.08। देखो ये भारत की है। अब यहाँ पर कितने देश, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो ध्यान देना, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इसके बाद इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और इसके बाद बांग्लादेश हो गया, यानी कि बांग्लादेश, बांग्लादेश ना करके यहां पर करिए ब्राजील, ब्राजील हो गया। फिर इसके बाद ब्राजील के बाद बांग्लादेश हो गया, देखना अभी बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश के बाद जापान हो गया, ये तुम्हारा जापान हो गया, ये जापान हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5, पांचों देश की पॉपुलेशन कितनी है? तो याद रखना कि अगर पांचों देश की पॉपुलेशन पूछी जाए तो 21 कितनी है? 43 CR, यानी करोड़, यानी कि 121 करोड़ पॉइंट 45, यानी कि इतनी है। आज वास्तव में अगर देखा जाए, आज वास्तव में देखा जाए भारत की कितनी है, अकेली भारत की कितनी पॉपुलेशन है? तो 121 करोड़। लमसम 5 देश, यानी कि 1 2 3 4 5 देशों के बराबर भारत की अकेले जनसंख्या है, समझ लो ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन का और ट्रेंड क्या है, क्या कैसा पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान देना। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में पॉपुलेशन की दृष्टि से बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। अब जैसे पॉपुलेशन पूछ देंगे कि पॉपुलेशन की दृष्टि से 4 राज्य बताएं, कितने? 4 राज्य। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर 4 राज्य पूछे जाते हैं तो याद रखना नंबर 1 पर कौन आएगा? राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आएगा। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। दूसरे पर कौन आएगा? तो महाराष्ट्र आ जाएगा। और तीसरे पर कौन आएगा? तो बिहार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। और चौथे पे कौन आ जाएगा? तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा। और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। लेकिन पूछा यही 4 तक, ये याद रखना। देखो यहाँ पर जब पॉपुलेशन टॉप पे पूछा जाए तब ये 4 पढ़ लेना, और न्यूनतम में अगर पूछा जाए तो मात्र 1 ही पढ़ लेना, उसी फंस जाता क्वेश्चन है। तो कौन है? तो गोवा है, गोवा। अगर यही विश्व में अगर पूछा जाए तो वो भी अपना देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो एक चीज है कि यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ पर रहेगी, क्योंकि बिहार में लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। बिहार में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बिहार जो था, जब ये झारखंड अलग हुआ था, याद रखना, झारखंड जब ये अलग हुआ, ये अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तब ये हमारा पहुंच गया तीसरे स्थान पर, पहले कहाँ था? दूसरे स्थान पर था। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, न्यूनतम में अगर पूछा जाए तो गोवा को लगाना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक। अब अगर यही चीज आए
कि केंद्र शासित में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कौन है। केंद्र शासित में पॉपुलेशन में अगर पूछा है केंद्र शासित में, तो दिल्ली के लोग आके आना, किसको आएंगे, दिल्ली का। और सबसे छोटा कौन है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो देखो छोटे में तो सबसे ज्यादा कौन है, न्यूनतम में कौन हो जाएगा, तो लक्षद्वीप याद रखना, ठीक है। और केंद्र शासित सर्वाधिक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मतलब जनसंख्या नगरीकरण को हमें पढ़ना है। देखो एक चीज और है, जनसंख्या नगरीकरण में ये चीज क्या कि ये भी पूछा जाता है साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आज केरल में है। केरल के बाद कहाँ, मिजोरम है। मिजोरम के बाद कहाँ है, गोवा है। गोवा के बाद कहाँ है, त्रिपुरा है। अगर न्यूनतम साक्षरता पूछी जाए कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो बिहार में है। न्यूनतम साक्षरता बिहार, समझ गए। और न्यूनतम महिला साक्षरता तो बिहार में। अब यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दी जाती कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश की बात कर देते अगर इस जगह, तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता है। और इसके बाद किसकी साक्षरता है, तो कानपुर नगर की है। फिर किसकी है, औरैया है। फिर किसकी है, इटावा है। अगर यही क्वेश्चन फिर पूछा जाता कि सर्वाधिक महिला साक्षरता भारत में किसकी है, तो केरल की है। सर्वाधिक साक्षरता अगर भारत में पूछी जाए किसकी है, तो केरल लगा के आएंगे। और यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कानपुर इसमें आ जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता अगर पूछा जाए पूरे मतलब भारत की बात, तो बिहार याद रखना। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता महिला के पूछी जाए तो कहाँ लगाएंगे, श्रावस्ती में लगाएंगे। श्रावस्ती आज वास्तव में उत्तर प्रदेश में चाहे टोटल में पूछा जाए तो न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती लगाएंगे, चाहे पुरुष पूछा जाए तो श्रावस्ती लगाएंगे, चाहे महिला में पूछा जाए तो श्रावस्ती लगाएं। तो मित्रों साक्षरता जैसे कि ये आज वास्तव में देखा जाए पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। अब भारत की साक्षरता कितनी है, भारत की साक्षरता 73% पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, 73% पहुंच गई। तो वास्तव में अगर देखा जाए कि अब साक्षरता काफ़ी हम लोग की बढ़ी है, पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। तो मित्रों साक्षरता से जुड़े रहिए। देखो अब कल हम पूरा इसको काफ़ी कुछ आगे और बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर ज़्यादा बताएंगे तो बहुत बोर होने लगेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए, 2-3 दिन में आपको बिल्कुल साक्षरता जितनी भी है जनसंख्या नगरीकरण पर बिल्कुल क्वेश्चन रटाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि वास्तव में भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला लॉर्ड रिपन लगा के आना। और सबसे पहले 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी, तो अमेरिका को लगा के आना, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाए जनगणना की शुरुआत किसने की, तो स्वीडन ने की थी। और प्राचीन काल में भारत में पूछा जाए जनगणना की शुरुआत किसमें मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और आधुनिक काल में पूछा जाए, आधुनिक काल में तो लॉर्ड रिपन लगाना। और मध्यकाल में है तो आईने अकबरी यानी कि अबुल फजल के समय, ये किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में रहता, 9 रत्नों में एक था ये, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।